नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पेपर 1 के सेक्शन ए में है, जिसमें जो वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम ग्राम्स्की पे हैं। ग्राम्स्की के बारे में हमने बताया था कि ये मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, खास करके न्यू मार्क्सिस्ट, जो कि इन्हें फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। क्योंकि मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स का कहना था कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। उस पर अगर जिसका कब्जा होता है, उस पर जिसका होल्ड होता है, वही जो है वो पूरे सोसाइटी को, पूरे स्टेट को होल्ड करता है। अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कब्जा किसका है? कैपिटलिस्ट क्लास का है। इसलिए कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, उनका हर चीज़ में होल्ड है। इन्होंने जितना भी स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट में बांटा था, बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जिस पर होल्ड है वो पूरे समाज को, पूरे स्टेट को होल्ड करेगा, जिस पर कैपिटलिस्ट का कब्जा है। और सुपर स्ट्रक्चर को ये उतना रिलेवेंट मार्क्स नहीं मानते हैं। मार्क्स का क्या मानना था कि ये सब कुछ नहीं है, बस जिस पर बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा होगा वो भी सुपर स्ट्रक्चर को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, वर्कर को क्या करना होगा, उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करना होगा। एक बार अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा हो गया तो ऑटोमेटिक है कि फिर वो उनको एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यानी कि कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ग्राम्स्की इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि नहीं, हमें सुपर स्ट्रक्चर को भी पढ़ना होगा, सुपर स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर जो है वही जो है वो मेन जो है कैपिटलिस्ट को पॉलिटिकल सिस्टम पे या फिर सोशल सिस्टम पे या फिर स्टेट लेवल पे क्या है, कब्जा करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, होल्ड करने में मदद कर रहा है। इसलिए तो इनको न्यू मार्क्सिस्ट के फादर माना जाता है ना। क्योंकि हम याद कीजिए, हम क्लासिकल मार्क्सिस्ट वैसे मार्क्सिस्ट को बताए थे कि जो कि मार्क्स के हूबहू थ्योरी को फॉलो करता है, और न्यू मार्क्सिस्ट को बताए थे कि जो मार्क्स के थ्योरी में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ क्या करता है, उसको फॉलो करता है। तो ग्राम्स्की क्या है, न्यू मार्क्सिस्ट है। तो इन्होंने बोला था कि देखिए सुपर स्ट्रक्चर जो है वो भी 2 लेवल पे है। सुपर स्ट्रक्चर में एक है जो सिविल सोसाइटी है, जो कि लेजिटिमेशन यानी कि कंसेंट जनरेट करता है, कैपिटलिस्ट के नज़रिए से बात करता है। और वर्कर क्लास को लगता है कि कैपिटलिस्ट जो कह रहे हैं वो एक कॉमन सेंस है, या जो भी समाज में जो चल रहा है, स्टेट लेवल पे चल रहा है, वो कॉमन सेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है हम में दिक्कत है। ये सिविल सोसाइटी स्ट्रक्चर का काम होता है कि वर्कर को ये चीज़ याद दिला देना, समझा देना कि जो भी गलती है तुम्हारा गलती है, कैपिटलिस्ट का कोई गलती नहीं है। कैपिटलिस्ट तो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुमको डेली रोजगार भी देते हैं, सारी चीज़ करते हैं। और जब एक बार सिविल सोसाइटी फेल होता है, यानी कि जब वर्कर को अगर समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सब के सब फालतू बातें हैं, हमारे जो एक्सप्लॉयटेशन का कारण है वो कैपिटलिस्ट ही है, तो वहाँ पर फिर अब कौन सा स्ट्रक्चर का काम आता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, यानी कि पॉलिटिकल सोसाइटी का। पॉलिटिकल सोसाइटी का काम क्या है, पॉलिटिकल सोसाइटी का काम क्या है, कोर्जन का काम करती है। मतलब कि अगर रेवोल्यूशन आएगा भी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, दबाने का काम किया जाएगा। तो ग्राम्स्की ने जो कहा है कि देखिए सिविल सोसाइटी यानी कि सिविल स्ट्रक्चर पर जो बार आपको करना होगा, सिविल स्ट्रक्चर पर जो कब्जा करना होगा, इस बार को उन्होंने नाम दिया है बार ऑफ पोजीशन। क्योंकि इन्होंने कहा है कि 2 युद्ध लड़ना होगा कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करने के लिए। एक है कि सिविल सोसाइटी पर कब्जा करना होगा और दूसरा पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना होगा। सिविल सोसाइटी पर कब्जा करना थोड़ा मुश्किल है। एक बार सिविल सोसाइटी पर कब्जा हो गया तो पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जब ये दोनों बार हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि कैपिटलिज्म खत्म होगा, उसके बाद कम्युनिज्म इस्टाब्लिश हो जाएगा। तो ग्राम्स्की सिविल सोसाइटी के लेवल पर जो बार है उसको क्या नाम दिए हैं, बार ऑफ पोजीशन, यानी कि बार ऑफ पोजीशन नाम दिए हैं। एक याद होगा कि ये एक प्रकार से आप अगर देखिएगा कि भारत का जो फ्रीडम फाइटिंग चल रहा था उसमें भी अंग्रेज़ों का क्या था, अंग्रेज़ इतना आसानी से अगर भारत में जो रूल कर लिए तो वो कैसे कर लिए। आपको पता होना चाहिए कि इतना 200 साल रूल करने के लिए एक केवल फोर्स के सहायता से कोई रूल नहीं कर सकता है। क्योंकि उनका जनसंख्या अंग्रेज़ों का बहुत कम था, लाख में था ना, लेकिन भारत की जनसंख्या तो करोड़ों में था। लेकिन फिर भी आखिरकार उतना कम जनसंख्या भारत को कैसे होल्ड कर पाया, वो भी 200 साल। रीज़न वही था क्या, कि उन्होंने कुछ ऐसी थ्योरियाँ दी जिसके कारण से भारत के ही जो अधिकांश लोग था उन्होंने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया कि नहीं ठीक है, अंग्रेज सही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाइट मैन वर्डेनशिप का जो आइडिया था उन्होंने इसलिए दिया था कि देखिए, या फिर बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, ये सब क्या था, इसलिए दिया गया था ना, ताकि हम, इनका कहना था अंग्रेज़ों का कि देखो हम गोरे जो लोग हैं, हम लोग सब हैं,
और तुम लोग असभ्य है। हम लोग को एक स्पेशल काम किया गया है, एक स्पेशल बर्डन दिया गया है भगवान की तरफ से कि तुम लोग को सभ्य बनाना है। तो तुम लोग को सभ्य जब कभी बनाएंगे जब तुम पर हम रूल करेंगे, इसलिए हमारा जो रूल है लेजिटिमेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस थ्योरी को बहुत सारे अधिकांश इंडियन मानते भी थे कि हाँ जो भी गलतियाँ हैं कमियाँ हैं हमें ही है, हम लोग को जो भी एक प्रकार से दिक्कत हो रहा है वो हम मेरा परेशानी है, अंग्रेज़ तो हम लोग के भलाई के लिए, इसलिए जो लेजिटमेसी जनरेट करके रखा था ना ये, तो ये भी एक प्रकार से क्या था, एक प्रकार से भी उन्होंने सिविल सोसाइटी, इसके लिए उन्होंने मीडिया को भी मैनिपुलेट किया। मीडिया जो उनके खिलाफ बोलता था उसको दबाया भी, और जो मीडिया उनके पक्ष में बोलता था उसको समर्थन करते थे। उसी प्रकार से बहुत सारे राजा भी थे जो कि एक प्रकार से चाहते थे कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ रुके, अंग्रेज़ यहाँ पर रहें। जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें बहुत सारा जो राजा थे वो अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल याद होगा आपको पटियाला का जो राजा थे वो क्या किए थे, उनका समर्थन ही किए थे ना। या फिर मराठा साम्राज्य में भी बहुत सारे उनके जो फैक्शन थे वो उन्होंने समर्थन किया था, हम फैक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक प्रकार से क्या था, अंग्रेज़ यहाँ पर रह रहे थे तो क्यों रह पाए, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से सॉफ्ट पावर जनरेट करके रखा था, हेगमोनी जनरेट करके रखा था, एक प्रकार से कंसेंट जनरेट करके रखा था सिविल सोसाइटी के माध्यम से। तो उसी प्रकार का युद्ध कीजिए। तो इस बातों को समझिए। तो जब गांधी आए थे तो ये क्या किए थे, उन्होंने एंटी हेगमोनी डेवलप करना शुरू किया। उनका जो एक प्रकार से जो थ्योरी था वाइट मैन वर्डेंसी कि आप लोग असभ्य हैं, ये सब के सब उन्होंने क्या किया था, तोड़ने का कोशिश किया बहुत सारे आंदोलन के माध्यम से, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, या फिर और भी बहुत सारा सत्याग्रह हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। ये सब के सब माध्यम से उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से उनका जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को तोड़ने का कोशिश किया, क्योंकि जानते थे कि एक बार अगर नैरेटिव टूट गया, एक बार जब भारतीय समझ गए कि ये लोग हमारा केवल शोषण करने आए हैं, 200 साल से केवल शोषण कर रहे हैं, तो फिर उनको विद्रोह करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, उनको भगाना बहुत बड़ा बात नहीं था। तो इसी प्रकार की बात समझिए। तो ये जो क्या किए, उसी प्रकार से कैपिटलिस्ट भी क्या करें, एक प्रकार से हेगमोनी जनरेट करके रखे हैं सिविल सोसाइटी के माध्यम से। उस हेगमोनी को तोड़ना होगा, इसी को कहा जाता है वार ऑफ पोजीशन, यानी कि वाइट मैन ये वार ऑफ पोजीशन कहिए, यानी कि इसके खिलाफ सिविल सोसाइटी के खिलाफ युद्ध को लड़ना, वार ऑफ पोजीशन नाम दिए है ग्राम्स्की। ये काइंड ऑफ उसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का बात है, उसी तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार से पॉलिटिकल सोसाइटी पर बार को क्या कहते हैं, ग्राम्स्की इनका काम है कि देखिए एक बार अगर सिविल सोसाइटी पर कब्जा हो गया तो पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उन्होंने इनका नाम दिया है बार ऑफ मूवमेंट या बार ऑफ मैनोवर। ये सब टर्म याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा टर्म नहीं है, गिनती से 100 टर्म से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब टर्म को ध्यान में रखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, आ जाएगा याद। ग्राम्स्की ने पॉलिटिकल सोसाइटी के स्तर पर बार को क्या नाम दिया है, बार ऑफ मूवमेंट, बार ऑफ मैनोवर। देखिए कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश का ही याद करने में सही रहता है एज कम्पेरिजन टू हिंदी, जो कि खास करके PSIR में अगर कुछ टर्म जो इंग्लिश का है उसको याद रखिएगा, तो फिर BPSC में क्वेश्चन छूटना बहुत आसान, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा अगर आप मतलब कि UPSC में अगर इंग्लिश में आंसर राइटिंग करते हैं तो इंग्लिश वाले आंसर राइटिंग के लिए ठीक है कि वो कुछ टर्म इंग्लिश वाला याद रखें। अगला क्वेश्चन, हेगमोनी का कंसेप्ट किसने दिया है, ग्राम्स्की ने दिया है। ये वही जो कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश किया गया है, इसको नाम ग्राम्स्की क्या है, हेगमोनी देते हैं, यानी कि हेगमोनिक आइडिया, यानी कि ऐसे आइडिया जो आपको कॉमन सेंस लगे। जैसे कि एक प्रकार से सिविल सोसाइटी के माध्यम से जो कैपिटलिस्ट ने जो जनरेट करके रखा है, तो वो क्या है, एक प्रकार से कैपिटलिस्ट जो आइडियाज है वो एक प्रकार से क्या है, उन्होंने एक प्रकार से हेगमोनी डेवलप करके रखा है ना। कैपिटलिज्म एक प्रकार से हेगमोनिक आइडियोलॉजी है, ये आपके भले के लिए है, सिविल सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने ऐसा किया है। तो हेगमोनी मतलब कि एक प्रकार से कुछ बात मतलब कि ऐसे आइडियाज देना जो लोगों को क्या करने लगे, कॉमन सेंस लगने लगे कि हाँ ये चीज़ जो बोल रहा है हमारे हित में है, हमारे भले में है, तो इसको हेगमोनी कहते हैं। हेगमोनी मतलब कि एक प्रकार से ये सॉफ्ट पावर होता है, हेगमोनी जनरेट करके रखना। देखते होंगे कि बहुत सारे लीडर, बहुत सारा स्टेट जो है हेगमोनी जनरेट करके रखा है, जैसे कि यूएसए के क्या है कि एक प्रकार से हेगमोनी डेवलप करके रखा है ना, कि यूएसए क्या है कि बड़ी बड़ी ताकतों को हरा देता है, जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं उसके खिलाफ युद्ध लड़ता है, हॉलीवुड के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से क्या है, एक प्रकार से यूएसए ने क्या किया, अपने लिए क्या किया, एक प्रकार से सॉफ्ट पावर जनरेट करके रखा है ना। तो इसको कह सकते हैं आप हेगमोनी मतलब कि आइडियोलॉजिकल पावर। जैसे कि मतलब कि जैसे वाइट मैन वर्डेनशिप का जो कंसेप्ट अंग्रेजों ने दिया, तो ये क्या था, एक प्रकार से हेगमोनिक आइडिया जनरेट करने की कोशिश किया ना। तो उसी प्रकार से यानी कि आप ऐसी बातों को बताना जिस पर आपको कॉमन सेंस लगने लगे, आपको फीलिंग ऑफ लव का एहसास हो, अट्रैक्शन लगे उसके प्रति, ये सब क्या है,
ये सब के सब क्या है, हेगमोनी है। मतलब कि एजुकेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या फिर क्या कल्चर के माध्यम से क्या करने की कोशिश करना, एक प्रकार से हेगमोनी जनरेट करने की कोशिश करना। देखिए जो भी आइडियोलॉजी है उसको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से हेगमोनिक आइडियाज है, क्योंकि उसके फॉलोअर उसके खिलाफ क्या है, सुनने को बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए एक प्रकार से जो भी आइडियोलॉजी, जिसके फॉलोअर जो भी आइडियोलॉजी अपना हेगमोनी जनरेट करके रखता है, यानी कि सॉफ्ट पावर जनरेट करके रखता है, तो फॉलोअर उसको कॉमन सेंस समझते हैं, उसको अंध मतलब कि आंख बंद करके क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको भी जस्टिफाई करेंगे, सही कर रहा है तो जस्टिफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसको गलत भी कर रहा है तो वो क्या है, उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि जो भी आइडियाज़ अगर हेगमोनिक आइडियाज़ में बदल चुका है, यानी कि उसके जो फॉलोअर हैं वो एक प्रकार से क्या है, उसको आँख बंद करके क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। तो हेगमोनी का कंसेप्ट ग्राम्स्की ने दिया था। कैपिटलिस्ट क्लास में भी एक प्रकार से अपना हेगमोनी जनरेट करके रखा है, इसलिए वर्कर क्लास को भी अपना हेगमोनी जनरेट करना होगा अपना कम्युनिज्म के खिलाफ, अपने कम्युनिज्म के लिए, और एक प्रकार से अपना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए आपको कॉमन सेंस लगने लगे, यानी कि एक प्रकार से इसको हेगमोनिक आइडियाज बनाना होगा, ये ग्राम्स्की का कहना है। उसी प्रकार से देखते होंगे कि बहुत सारा जो लीडर है वो भी एक प्रकार से क्या करने की कोशिश करता है, वो भी एक प्रकार से अपना हेगमोनी जनरेट करने की कोशिश करता है। आज देखिए बहुत सारे लीडर क्या है, बहुत सारे जो भी जनता को जो पसंद होता है उसी प्रकार के बात बोलते हैं, अपना हेगमोनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एक हेगमोन लीडर बनते हैं, ताकि जनता को भी क्या लगे कि ये जो लीडर है हमारा समर्थन में है। उसके बाद फिर वो लीडर अगर गलत करता है तो भी उसको सही, उसको फॉलोअर मानते हैं, उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा हेगमोनी का जो कंसेप्ट है उन्होंने ग्राम्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन, रियल विल और एक्चुअल विल का कंसेप्ट किसने दिया था? रूसो ने दिया था, हम आपको बताए थे। रूसो आखिर जनरल विल का कंसेप्ट दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक प्रकार से जनरल विल का भी कंसेप्ट दिया था। तो रियल विल और एक्चुअल विल का कंसेप्ट जो है वो रूसो ने दिया है। अगला बताए थे रियल विल और एक्चुअल विल में अच्छा से एग्जाम्पल बताए थे कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपको कल्चर है या कानून है, ये चीज़ है वो रोक रहा है, लेकिन आप खाली उसको क्या करते हैं कि भले जैसे एग्जांपल के लिए कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो आप उस आदमी को पहुंचाने की जगह पर आप आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं आगे? क्योंकि आपको कानून से डर है कि उसको ले जाएंगे दिखाने के लिए तो फिर पुलिस हमको पकड़ेगी, पूछेगी, ये समय जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आपने उसने रियल विल से काम नहीं किया है, एक्चुअल विल से काम किया है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है भले कि हम रियल विल से काम किए हैं, लेकिन वो एक प्रकार से एक्चुअल विल है। एक्चुअल विल मतलब अगर आप उसको मदद करते तब आपका रियल विल होता, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कानून वैसा है। इसलिए उन्होंने जनरल विल का कंसेप्ट दिया था, पॉपुलर सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था कि लोग अपने हिसाब से कानून बनाएं, अपने हिसाब से क्या करें, स्टेट को मैनेज करें। स्टेट जो है वो प्रकार से पॉपुलर सोसाइटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन, देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। लॉक का कहना है, हम इसको भी अच्छा से डिस्कस किए हैं कि देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगा, क्योंकि फिर किसी को डर नहीं ना है, फिर तो वो सभी की लिबर्टी को क्या करने की कोशिश करेगा, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन होगी। अगला क्वेश्चन, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये किसका बुक है? जे.एस. मिल का है। ये बताए थे जे.एस. मिल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का चैंपियन माने जाते हैं। पीटर हु डिनाइड मास्टर, इनके बारे में ही कहा जाता है। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनका ही कंसेप्ट है, इनका ही बुक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।